जय हिंद बच्चों। हम आज की इस क्लास में वियना सम्मेलन के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमने कल की क्लास में देखा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में दो घटनाओं की बड़ी भूमिका थी। एक तो फ्रांस की क्रांति, दूसरा नेपोलियन के विजय अभियान। हमने देखा था कि नेपोलियन के विजय अभियानों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दिया था। तो यूरोप की जो विजयी ताकतें, नेपोलियन जिन लोगों ने वाटरलू की लड़ाई में हराया था, वह फिर से यूरोप को पुनः उसी व्यवस्था में ले जाना चाहते थे जहां से नेपोलियन ने बदलाव लाना शुरू किया था। तो क्या हुआ कि वियना सम्मेलन जो है, इन्हीं ताकतों ने 1815 में आयोजित किया। आप याद रखें कि वियना सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1815 में। और वियना जो है, इसको सम्मेलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियना नामक स्थल पर आयोजित हुआ था। और वियना जो है आज के ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। दोस्तों, उस समय ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था, जिसका नाम था मेटरनिक। तो मेटरनिक जो था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही योग्य व्यक्ति था, जिसकी महत्वाकांक्षा थी कि पूरे यूरोप में उसका प्रभाव हो, ऑस्ट्रिया का प्रभाव हो। इसलिए जब नेपोलियन का पतन हुआ तो उसने वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसे हम वियना सम्मेलन कहते हैं। इसमें जो देश शामिल होने वाले थे, तो ऑस्ट्रिया ही इसकी मेजबानी कर रहा था, यानी ऑस्ट्रिया ही इसे आयोजित कर रहा था। तो स्वभावतः ऑस्ट्रिया तो एक मेंबर होगा ही इस सम्मेलन का। दूसरे जो मेंबर थे वो थे यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश ब्रिटेन। आप जानते हैं कि ब्रिटेन दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक है, और हम तो खुद उसके गुलाम रहे हैं। हम पर 200 सालों तक उनकी गुलामी रही। इसके अलावा रूस और प्रसा। तो वियना सम्मेलन में मुख्य रूप से 4 देशों ने भाग लिया: ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन। प्रसा जो है, आप सोच रहे होंगे कि ये तो 4 नाम में से 3 नाम जो है आप जानते हैं, या भी हम सुनाई देता है, लेकिन प्रसा जो है आपको थोड़ा अटपटा नाम लगेगा कि प्रसा किसको बोलते हैं। तो प्रसा जो है एक जर्मनी देश का एक छोटा सा राज्य था, जिसने बाद में जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और प्रसा बाद में जर्मनी बन गया। तो आप प्रसा को अगर समझना चाहें तो हम आज का जर्मनी एक तरह से समझ सकते हैं, हालांकि इसमें थोड़ी बहुत पेचीदगी है। ठीक, तो आप याद रखेंगे वियना सम्मेलन में कौन कौन देश शामिल हुए: ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा। अब हम देखते हैं कि वियना सम्मेलन बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो वियना सम्मेलन बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में जो पुरातन व्यवस्था थी, जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। तो ये जो पुरातन पंथी ताकतें थी, ये जो चारों पुरातन पंथी ताकतें थी, अब यूरोप में वही पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहती थी, इसलिए इन्होंने वियना सम्मेलन आयोजित किया था। आपको आगे 2-3 टर्म मिलेंगे जो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। एक तो है पुरातन पंथी। पुरातन का मतलब होता है पुराना। क्या होता है? पुराना। और पंथी का मतलब रास्ते पर चलने वाला, रास्ते पर चलने वाला, चलने वाला। तो अगर पुरातन पंथी कहीं भी मिले, लिखा हुआ मिले, तो आप समझेंगे इसका मतलब होता है पुराने रास्ते पर चलने वाला, यानी वो बदलाव के विरोधी होते हैं। वो चाहते नहीं है कि कोई बदलाव हो, चाहते हैं कि जो चल रहा है वही बढ़िया है। ठीक, तो उसको बोलते हैं पुरातन पंथी, यानी पुराना जो व्यवस्था है वो चलता है, उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं पुरातन पंथी। दूसरा आपको शब्दावली जो मिलेगा वो मिलेगा प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी वैसे लोगों को कहा जाता है जो बदलाव के विरोधी होते हैं, यानी ऐसे लोग जो किसी भी तरह के बदलाव के सख्त विरोधी हो। वो नहीं चाहते हो कि समाज में कोई भी बदलाव आना चाहिए, उन्हें हम प्रतिक्रियावादी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई परिवर्तन आ भी गया तो चाहते हैं उस परिवर्तन खत्म करके पुराने दौर में लौटा जाए, ऐसे प्रतिक्रियावादी कहते हैं। हम इसे एक उदाहरण समझते हैं। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा फ्रांस क्रांति या सुना होगा, तो आप जानते होंगे कि फ्रांस क्रांति ने क्या किया था। पहली बार मध्यम वर्ग के हाथों में सत्ता लाया था, और उसने जो राजतंत्र यानी निरंकुश राजतंत्र था, जहां राजा ही सब कुछ होता था, उस व्यवस्था को ध्वस्त करके गणतंत्र यानी ऐसा शासन व्यवस्था लाया जहां पे लोग समूहों में मिलकर के सत्ता का संचालन करते, यानी एक व्यक्ति के हाथ में ताकत नहीं थी,
लेकिन प्रतिक्रियावादी उसे हर हाल में उस व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते थे और वहां पर राजतंत्र लाना चाहते और राजतंत्र के किस स्वरूप को, तो राजतंत्र के दैवीय स्वरूप को, राजतंत्र के दैवीय स्वरूप को। राजतंत्र का दैवीय स्वरूप ये होता है कि इसमें माना जाता है कि राजा जो है देवता का यानी ईश्वर का अवतार है पृथ्वी पर, यानी वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता और उसे कुछ भी करने का अधिकार है। इसे राजतंत्र का हम दैवीय स्वरूप कहते हैं। तो प्रतिक्रियावादी जो होते हैं वो राजतंत्र के इसी स्वरूप को अपनाना चाहते हैं और किसी भी तरह का बदलाव समाज में नहीं चाहते। अगर कुछ बदलाव हुआ भी है तो उसे नष्ट करना चाहते हैं और पीछे ले जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं प्रतिक्रियावादी। एक और तीसरा टर्म आपको आगे जो मिलेगा वो है निरंकुश। ठीक, तो निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, इस पर कोई अंकुश नहीं हो, अर्थात इसका मतलब होता है जिस पर कोई रोक टोक नहीं हो, वो अपनी मनमर्जी के तरीके से, मनमाने तरीके से काम करता हो, किसी की बात नहीं मानता हो, उसे हम बोलते हैं निरंकुश। तो ये तीनों टर्म आपको आगे मिलेंगे। तो ये जो वियना सम्मेलन आयोजित किया था इन्हीं पुरातनपंथी प्रतिक्रियावादी ताकतों ने आयोजित किया था। इनका उद्देश्य था कि नेपोलियन कारण, फ्रांस की क्रांति के कारण यूरोप में जो बदलाव आए हैं उन बदलावों को ध्वस्त किया जाए, फिर से यूरोप में राजतंत्र के दैवीय स्वरूप को स्थापित किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने कुछ प्रयास किए। तो हम देखते हैं कि वियना सम्मेलन के द्वारा यूरोप में क्या क्या प्रयास हुए। तो अगर आप इन्हें नोट करना चाहते हैं तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसे मिटा देते हैं। अब देखिए, तो वियना सम्मेलन के तहत जो है, वियना सम्मेलन के तहत जो है मुख्य रूप से दो तरीके के काम हुए। कितने तरीके के? दो तरीके। पहला काम ये हुआ इटली एवं जर्मनी का विभाजन किया गया। क्या किया गया? इटली एवं जर्मनी का विभाजन किया गया, जिसके जरिए वहां पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण मजबूत किया जा सके। तो हम देखते हैं कि विभाजन कैसे हुआ। तो क्या काम हुए? इटली एवं जर्मनी का विभाजन हुआ। तो उन्होंने इटली एवं जर्मनी का विभाजन किया। ये विभाजन उन्होंने क्यों किया? क्योंकि इस विभाजन के जरिए जो यूरोप में ऑस्ट्रिया के लिए, इटली और जर्मनी में ऑस्ट्रिया के लिए खतरा पैदा हुआ था, उस खतरे को हर हाल में नष्ट कर देना चाहते थे। वो खतरा क्या था कि नेपोलियन बोनापार्ट के विजय अभियानों ने यूरोप के लोगों में, इटली एवं जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया था। उस राष्ट्रवाद की भावना को कुचलना जरूरी था। और कुचला कैसे जाएगा? तो फिर से उन्हें छोटे छोटे राज्यों में बांट दो ताकि उनका संपर्क फिर से कम हो जाए। जब संपर्क कम होगा तो ऑटोमेटिक उनमें राष्ट्रवाद की भावना में कमी आएगी। तो उन्होंने इसके तहत क्या किया? इटली को कई हिस्सों में बांट दिया। जैसे रोम का जो इलाका था वो किसको दे दिए गए? पोप को दे दिए गए। किसको दिए गए? पोप को। अब देखिए पोप होता क्या है। जैसे हम देखते हैं हिंदू धर्म, उसमें सबसे बड़ा जो गुरु होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शंकराचार्य बोलते हैं। जैसे मुसलमानों में सबसे बड़े उनके धार्मिक गुरु कौन होते हैं? खलीफा होते हैं। उसी तरह ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक गुरु को हम पोप कहते हैं, जो आज के वेटिकन सिटी में रहते हैं। आज के कहाँ रहते हैं? वेटिकन सिटी में। तो उस समय रोम का जो इलाका था किसको दे दिए गए? पोप को दे दिए गए। इसके अलावा देखिए सिसिली, नेपल्स के इलाके जो थे, सिसिली और नेपल्स के जो इलाके थे वो किसको दे दिए गए? बुर्बो वंश के जो सम्राट थे, सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। तो आप याद रखेंगे रोम का इलाका किसको? पोप को दे दिया गया। वो कहाँ पे रहते थे? वेटिकन सिटी पे। और आप एक और बात याद रखेंगे कि रोम जो है आज की इटली की राजधानी भी है। ठीक, सिसिली और नेपल्स का जो प्रदेश था वो बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। उसी तरह लोम्बार्डी एवं वेनेशिया का इलाका ऑस्ट्रिया ने सीधे अपने प्रभाव में रखा।
तो आप याद रखें कि लोम्बार्डियम वेनेसिया का इलाका काफी महत्वपूर्ण था, इसीलिए ऑस्ट्रिया ने उसे अपने सीधे नियंत्रण में रखा ताकि उस पर किसी और का प्रभाव न बढ़े, उनमें राष्ट्रवाद की भावना न बढ़े और उस राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाया जा सके। इसके अलावा उसने परमा, मोडेना एवं टस्कनी प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए। इसके अलावा उसने जनेवा और सार्डिनिया को पिडमाउंट राज्य में शामिल कर दिया। तो आप याद रखेंगे कि परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत किस वंश को दिए गए? हैब्सबर्ग राजवंश को। इसके अलावा जेनेवा और सार्डिनिया को पिडमाउंट राज्य में शामिल कर दिया गया और इसे संयुक्त रूप से हम सार्डिनिया पिडमाउंट के नाम से जानते हैं। और आगे हम ये भी देखेंगे कि इटली का जो एकीकरण है इसी सार्डिनिया पिडमाउंट और यहाँ के शासक के नेतृत्व में संपन्न होता है। तो आप देख रहे हैं, उन्होंने देखिए कि इटली को कितने हिस्सों में, रोम, सिसिली, नेपल्स, लोम्बार्डी, वेनेसिया, परमा, मोडेना, टस्कनी, जेनेवा, सार्डिनिया, पिडमाउंट, कितने हिस्सों में बांट दिया और इन हिस्सों को क्या किया? अलग अलग राजवंशों को दे दिया ताकि इन पर विदेशी शासकों का नियंत्रण रहे, जिसके कारण इनमें राष्ट्रवादी भावनाएं नहीं बढ़े, जिससे ऑस्ट्रिया के वर्चस्व को कोई चुनौती नहीं मिले। इसके अलावा उन्होंने जर्मनी का भी विभाजन कर दिया। कितनी रियासतों में? जर्मनी को 39 रियासतों में बांट दिया। तो आप समझ गए होंगे कि इनका इरादा कितना खतरनाक था कि इटली को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया, जर्मनी को 39 छोटे छोटे रियासतों में बांट दिया, जिससे राष्ट्रवादी भावनाएं इनमें नहीं बढ़े। इसके अलावा इन्होंने दूसरा काम क्या किया, अब हम इसको देखते हैं। आप इसे अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इसके बाद जो है दूसरा काम वियना सम्मेलन के तहत हुआ कि तय किया गया कि फ्रांस में राजतंत्र की पुनर्स्थापना की जाएगी। दूसरा काम क्या हुआ? फ्रांस में राजतंत्र की पुनर्स्थापना की जाएगी। इसके तहत फ्रांस में उस राजवंश को फिर से दोबारा लाया गया जिसका शासन 1789 से पहले, यानी फ्रांस की राज्य क्रांति से पहले फ्रांस में हुआ करता था। और वंश कौन था? बुर्बो राजवंश। इसको फिर से सत्ता में लाया गया, ठीक। और इस राजवंश को जब सत्ता में लाया गया तो इसके शासक बने लुई 18वां। शासक कौन बने? लुई 18वां। अब देखिए एक बात आप ध्यान रखेंगे, जैसे भारत में राजा को हम, जो शासक हमारा होता है उसे हम राजा कहते हैं, बादशाह कहते हैं, सम्राट कहते हैं, सुल्तान कहते हैं, तमाम नामों से हम जानते हैं। उसी तरह फ्रांस में जो शासक होता है उसको हम बोलते हैं लुई। और वो कितने नंबर का शासक है, वो आगे का जो अंक होता है 18वां, 16वां, 17वां, ये बताता है। तो आप याद रखेंगे कि ये राजा कितने नंबर का राजा था? 18वां। और उपाधि, वहां के राजाओं की उपाधि क्या है? लुई। तो आपके मन में एक विचार आया होगा कि फ्रांस क्रांति के बाद जो है लुई 16वां का शासन खत्म हुआ था, तो फिर अचानक लुई 18वां क्यों आ गया? लुई 17वां कहाँ गया? आपके मन में विचार आया होगा कि लुई 17वां कहाँ गया। तो देखिए, लुई 17वां जो था, लुई 16वां का बेटा था। राजा तो उसे बनना चाहिए था, लेकिन हुआ यह था कि इसके पिता की मृत्यु आप जानते हैं कि 1793 में हो गई थी और इसकी मृत्यु भी 1795 में ही फ्रांस में हो गई थी, जिसके कारण लुई 17वां राजा नहीं बन सकता था क्योंकि वो पहले ही मर चुका था और राजतंत्र वहां पे कब आ रहा था? वियना व्यवस्था के तहत आ रहा था। तो राजा किसको बनाया गया? लुई 18वां। और लुई 18वां जो था, लुई 16वां का बेटा नहीं था, वह क्या था? लुई 16वां का भाई था। लुई 16वां का भाई था, जबकि लुई 16वां का बेटा था, जो 1795 में ही मर चुका था। तो आप समझ गए होंगे कि लुई 18वां जो है फ्रांस में राजतंत्र की पुनर्स्थापना के बाद क्यों शासक बनता है। अब हम देखते हैं कि लुई 18वां जो है जब शासक बना तो एक कब बनता है? तो लुई जो है 18वां 1814 में शासक बनता है
कब बनता है? 1814 में शासक बनता है। अब देखिए, जब ये 1814 में शासक बनता है तो आप देख रहे होंगे वियना सम्मेलन तो 1815 में हो रहा है, फिर कैसे? तो ये 1814 में शासक बनता है, लेकिन बीच में नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं, इसकी वजह से कुछ समय के लिए गद्दी छोड़नी पड़ जाती है। 1814 में राजा बनता है, कुछ ही दिन राजा रह पाता है, तब तक लुई नेपोलियन बोनापार्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसको राजतंत्र छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन फिर वियना सम्मेलन होता है, दोबारा ये राजा बन जाता है। उसके बाद लंबे समय तक जो है फ्रांस में अपनी गद्दी को संभालता है। और उसके एक महत्वपूर्ण कामों में से था, इसका महत्वपूर्ण काम था संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। ये जब राजा बना तो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई, यानी राजा को जो दैवीय अधिकार थे, नहीं वो कुछ भी कर सकता है, इन अधिकारों से उसे मुक्त कर दिया गया। और वो राजा तो था, लेकिन उसे किसके हिसाब से चलना था? संविधान के हिसाब से। किसके हिसाब से? संविधान के हिसाब से, यानी उस पर एक नियंत्रण था। तो ठीक, तो और लुई 18वां था, तो यह बेहद ही समझदार शासक था। वो उसने देखा था कि किस प्रकार उसके परिवार के लोगों को 1789 क्रांति के द्वारा फ्रांस की गद्दी से, फ्रांस की सत्ता से बाहर कर दिया गया था। तो वो समझता था कि अगर फ्रांस की जनता के साथ, वहाँ की जो बहुसंख्यक आम जनता है, मध्यम वर्ग है, उसके साथ अगर तालमेल नहीं बिठाया गया तो यहाँ गद्दी पर लंबे समय तक बैठे रह पाना संभव नहीं था। इसलिए उसने जो सुधारवादी ताकतें थी, यानी जो बदलाव लाने वाले लोग थे, और जो प्रतिक्रियावादी ताकतें थी, दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करके शासन चलाया। उदारवादियों के साथ भी, प्रतिक्रियावादियों के साथ भी समझौता किया, मध्यस्थता की, उनके साथ सामंजस्य बैठाया और आराम से शासन को चलाता रहा। अब देखिए, उसने एक महत्वपूर्ण काम किया था, वो था समान नागरिक संहिता को लागू किया था। समान नागरिक संहिता को लागू किया था। ये कब लागू हुआ था? तो 2 जून 1814। एक बहुत बड़ी बात थी कि सोचिए, जो इस फ्रांस का इतिहास, उसका शासन कुलीन वर्ग यानी समाज के अभिजात्य वर्ग यानी समाज के ताकतवर लोगों के हाथ में हुआ करता था, उससे निकाला गया था फ्रांस क्रांति के द्वारा। और जब ये दोबारा आता है तो फ्रांस की क्रांति की बातें इसके दिमाग में थी, तो इसलिए उसने कहा यहाँ पे अब समान नागरिक संहिता लाए, यानी फ्रांस के सभी लोग बराबर होंगे, यहाँ कोई विशेष नहीं होगा, कोई अभिजात्य वर्ग नहीं होगा, कोई कुलीन नहीं होगा, सभी लोग बराबर होंगे। इसलिए इसने समान नागरिक संहिता 2 जून 1814 को लागू किया था। ठीक, तो आप समझ गए कि फ्रांस की क्रांति में जो है इसे काफी कुछ सिखा दिया था कि कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, कैसे लंबे समय तक बुर्बो राजवंश को फ्रांस की सत्ता में बनाए रखना है, इन चीजों को समझता था। लेकिन इसके बाद जो अगला शासक आता है चार्ल्स 10, वह इन बातों को नहीं समझ पाता है और हम देखते हैं जुलाई 38 क्रांति होती है। अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे। फिलहाल आप देखते हैं, हम मेटरनिक को देखते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मेटरनिक। आइए हम अब मेटरनिक को देखते हैं। हटाओ, अभी रुक जाओ। इस पूरे सम्मेलन के दौरान आपके ध्यान में एक व्यक्ति रहा होगा जिसका नाम था मेटरनिक। आपने देखा होगा कि वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक ने किया, इसलिए जर्मनी का विभाजन मेटरनिक ने किया, फ्रांस में राजतंत्र आएगा कि नहीं आएगा तय करने का काम भी किसने किया? मेटरनिक ने किया। तो हम देखते हैं मेटरनिक कौन था। तो देखिए, मेटरनिक का जो जन्म था वो 1773 में हुआ था। कब हुआ था? 1773 में हुआ था। और इसका देहावसान 1858 में हुआ था। अब देखिए, मेटरनिक जो था नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद यूरोप की राजनीति में एक महत्वपूर्ण ताकत बनकर के उभर के आया। इसीलिए यूरोप में 1815 से 48 के युग को मेटरनिक युग के नाम से भी जाना जाता है। मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। समझ सकते हैं कि इसका कितना प्रभाव रहा होगा कि इसके समय को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि भारत की राजनीति में हम लोग गांधी को पढ़ते हैं। भारत की राजनीति में गांधी कब से कब था? तो 1915 से 1948 के समय को हम भारत की राजनीति में बोलते गांधी। सोचिए, इसके नाम पे युग चलता था। तो गांधी युग जैसे भारत में था, वैसे ही 1815 से 48 यूरोप में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता था। तो इसने किया क्या था? तो इसने जो है
बहुत ही जो था पुरातन पंथी और प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। कैसा था? पुरातन पंथी और प्रतिक्रियावादी, पुरातन पंथी और प्रतिक्रियावादी। अभी आपको बताएगा कि पुरातन पंथी और प्रतिक्रियावादी इनको कहा जाता है, जो बदलाव के एक तरह से विरोधी होते हैं। ये जो था फ्रांस क्रांति के कारण नेपोलियन बोनापार्ट का यूरोप में जो बदलाव आए थे, इस बदलाव का सख्त विरोधी था। वो चाहता था कि हर हाल में इस बदलाव को कुचल देना है, यूरोप में फिर से इसको लाना है, राजतंत्र को लाना, हर जगह राजतांत्रिक व्यवस्था को लाना है। ठीक, तो इसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने विचारों को लागू करने के लिए, हमने देखा कैसे यहाँ पे राजतंत्र की पुनर्स्थापना करता है। तो आप याद रखेंगे मेटरनिख युग 1815 से 48 के समय को कहा जाता है। मेटरनिख पुरातनपंथी और प्रतिक्रियावादी शासक था और उसने यूरोप में राजतंत्र को लागू किया। तो अब हम अगले वीडियो में जुलाई 1830 की क्रांति को समझेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।